हेलो स्टूडेंट, पीके मेडिको चैनल में मैं पंकज विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का वीडियो साइटोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट वीडियो है। हम लोग अभी तक कोशिका वाले चैप्टर में पढ़ रहे हैं कोशिका के भाग। तो अभी तक हमने कोशिका के भाग पढ़ा है पिछले वीडियो के माध्यम से। कोशिका के भाग में हमने देखा था कि कोशिका के प्रायः 3 भाग होते हैं। कौन कौन? एक आपका होता है कोशिका भित्ति, दूसरा कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य, और तीसरा होता है केंद्रक। तो हम लोगों ने अभी तक इसमें सिर्फ और सिर्फ कोशिका भित्ति के बारे में पिछले वीडियो के माध्यम से पढ़ा था। तो दोस्तों स्टूडेंट्स, आज हमारा वीडियो बनेगा सिर्फ और सिर्फ कोशिका द्रव या फिर जीव द्रव्य के ऊपर। तो हेडिंग बना लीजिए, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से आपको 1 से 2 प्रश्न जो है 1 से 2 नंबर में अवश्य मिलेंगे। तो हेडिंग बना लीजिएगा, कोशिका द्रव या फिर जीव द्रव। ये हमारा दूसरा हेडिंग है किसके अंतर्गत? कोशिका के भाग में। तो सबसे पहले आप ये जानिएगा कि कोशिका द्रव या फिर जीव द्रव कहते किसे हैं। तो एक डायग्राम बनाया मैंने, एक रफली डायग्राम है, इसी के माध्यम से हम लोग समझेंगे। ये एक सेल है, किसी भी प्रकार की सेल हो, चाहे वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, किसी भी टाइप की सेल क्यों ना हो, सेल के अंदर जो गाढ़ा सा लिक्विड होता है, मैट्रिक्स होता है, मटेरियल होता है गाढ़ा जैसा, उसी गाढ़े लिक्विड को हम लोग साइटोप्लाज्म, जीव द्रव्य या फिर कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं। तो ये थी परिभाषा कोशिका द्रव्य की या फिर जीव द्रव्य होता क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि कोशिका द्रव्य अथवा जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, कब इसका जो है डिस्कवरी हुआ था। तो ध्यान से देखिएगा, कुछ टफ नहीं है, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले सन 1835 में एक साइंटिस्ट है डुजार्डिन नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले 1835 में जीव द्रव्य की खोज की थी। किसकी खोज की थी? जीव द्रव्य की। लेकिन उन्होंने जीव द्रव्य उसे नाम नहीं दिया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तब क्या नाम दिया था? सारकोड नाम दिया था। याद रखिएगा, क्या नाम दिया? सारकोड नाम दिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सन 1835 में डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले साइटोप्लाज्म की खोज की थी, लेकिन उसे इन्होंने साइटोप्लाज्म नाम नहीं दिया था। तब क्या नाम दिया था? सारकोड नाम दिया था। फिर क्या हुआ? बाद में सन 1840 में एक साइंटिस्ट आए, पुरकिंजे, नाम तो सुना होगा, ये नाम आपकी बुक्स में जरूर दिया है। तो सन 1840 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है पुरकिंजे। इन्होंने सबसे पहले साइटोप्लाज्म जो है ये नाम दिया था। क्या नाम दिया था? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, ये नाम दिया गया इनके द्वारा। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि सबसे पहले खोज कौन किया था, अगर ऑप्शन में सारकोड डुजार्डिन है, देन हम राइट आंसर इसी को बनाएंगे। अगर डुजार्डिन नहीं है, पुरकिंजे हैं, तो आपको पुरकिंजे ही बनाना पड़ेगा। तो 1840 में पुरकिंजे ने जीव द्रव्य जो है ये नाम दिया था। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक सन और देखते हैं, सन 1861। ठीक है, मैं जानता हूँ सन थोड़ा सा टफ हो सकता है, बट अगर आप याद कर लेंगे तो अच्छी बात है। थोड़ा फिर से जो आउटलुक होता है वो बढ़ जाता है। अगर आप लिखते हैं सन को अपनी कॉपी में, नोटबुक्स में, तो थोड़े से आउटलुक बढ़ जाता है और सामने वाला जानता है कि इसको जानकारी है। तो सन 1861 में एक साइंटिस्ट और आए थे, मैक्स सुल्ज। याद रखिएगा, मैक्स सुल्ज। इन्होंने सबसे पहले साइटोप्लाज्म थ्योरी दी थी। याद रखिएगा, साइटोप्लाज्म थ्योरी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। आप जानते थे अभी तक कि साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर का जो लिक्विड होता है उसी को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये भी जानते हैं आप कि साइटोप्लाज्म की खोज किया था। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि साइटोप्लाज्म थ्योरी किसने दिया था। अब ध्यान दीजिएगा, ये साइटोप्लाज्म थ्योरी क्या होता है। देखिए,
थ्योरी मतलब द सिद्धांत, जीव द्रव्य का सिद्धांत। सिद्धांत जब किसी चीज के बारे में दिया जाता है तो उसमें ये लिखा जाता है कि उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे मान लीजिए साइटोप्लाज्म थ्योरी दिया गया है, तो इस थ्योरी में साइटोप्लाज्म के बारे में, जीवद्रव्य के बारे में टोटल जानकारी दी गई है कि साइटोप्लाज्म होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, या उसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं वगैरह, तमाम चीजें इसमें मेंशन की जाती हैं। एक और वैज्ञानिक है सन 1865 में, नाम है हक्सले। नाम ये बहुत फेमस है। हक्सले ने साइटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार बताया था। क्या बताया? भौतिक आधार बताया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जाता है प्रश्न के रूप में कि साइटोप्लाज्म को, जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार क्यों कहा जाता है और किसने कहा था। हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा कि जीवद्रव्य को जो है जीवन का भौतिक आधार क्यों कहा गया। ध्यान दीजिएगा, 1865 में हक्सले नामक वैज्ञानिक ने साइटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार बताया था। क्यों बताया था, आइए इसका जवाब देखते हैं। ठीक है, अगर इसको हम क्वेश्चन के रूप में रखें तो हमारा आंसर क्या बनेगा वो ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, प्रश्न के रूप में जीवन का भौतिक आधार क्यों कहा गया जीवद्रव्य को हक्सले के द्वारा। पहली बार पूछा जाएगा क्यों और किसने कहा था, तो 2 नंबर बन जाएंगे आपके आंसर में। अगर आप हक्सले लिखते हैं तो 1 नंबर ये मिल जाएगा। अगर आप ये लिखते हैं जवाब की क्यों कहा गया तो उसका भी 1 नंबर आपको मिलेगा। तो देखते हैं क्या है। पहली बात जान लीजिएगा, अगर आपसे ये कभी पूछा जाए, हम लोग कंपोजिशन भी जान लेते हैं, उसी में आपका जवाब मिलेगा। अगर साइटोप्लाज्म का कंपोजिशन पूछा जाए, संगठन, क्या संगठन पूछा जाए साइटोप्लाज्म का, कि साइटोप्लाज्म में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, तो याद रखिएगा इसमें आपको 90% मिलेगा जल। क्या मिलेगा? जल। 9% आपको इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक चीजें मिलेंगी। और इसके अलावा इसमें 1% आपको गैस मिलेगा। क्या मिलेगा? गैस। याद रखिएगा, साइटोप्लाज्म में कोशिका के अंदर जो द्रव पाया जाता है, उस द्रव के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, 90% आपको जल मिलेगा। इसके साथ साथ उसमें 9% आपको कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ मिलेंगे, और 1% तमाम प्रकार की गैसें, जैसे ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, ऐसी तमाम गैसें आपको उसमें मिल सकती हैं। तो याद रखिएगा, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बताओ, इस कार्बनिक और अकार्बनिक में अगर देखा जाए, इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट, वसा मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, लिपिड मिलेगा, एंजाइम मिलेगा। इसके अलावा तमाम प्रकार के और भी चीजें, ऐसी तमाम चीजें आपको इस क्या नाम है, जीवद्रव्य के अंदर कार्बनिक और अकार्बनिक के तौर पे मिल सकती हैं। ये तमाम चीजें हमारे जीवन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग कंपोजिशन जान गए कि जीवद्रव्य में कौन कौन सी चीजें लगभग पाई, और भी तमाम चीजें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम, विटामिन, ठीक है, विटामिन, और भी तमाम चीजें, इसेट्रा लिख देते हैं, और भी तमाम चीजें पाई जाती हैं। और ये सभी चीजें जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं, शरीर के विकास के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर में कोशिकाओं की वृद्धि के लिए, टूट फूट की मरम्मत के लिए यानी रिपेयरिंग के लिए, हर एक ऑर्गन के डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। जैसा कि आपको पता है कि जल ही जीवन है, तो जल की इम्पोर्टेंस तो आपको पता ही होना चाहिए। तो ये सारी चीजें कहाँ पाई जाती हैं? जीवद्रव्य में। अगर जीवद्रव्य ना हो, सपोज दैट अगर जीवद्रव्य कोशिका में पाया ही ना जाए, तो जाहिर सी बात है कोशिका का आकार खत्म हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हम जवाब देख रहे हैं
कि हक्सले ने जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा क्यों। जवाब क्या है कि कोशिका के अंदर जो गाढ़ा से लिक्विड जीवद्रव्य पाया जाता है वो कोशिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जल जो कि जीवन का एक आधार ही है, इसके अलावा तमाम प्रकार की चीज़ें, अन्य चीज़ें, वसा, प्रोटीन, विटामिन, ऐसी तमाम चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट, तमाम चीज़ें पाई जाती हैं। ये सारी चीज़ें जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर कोशिका में जीवद्रव्य खत्म कर दिया जाए तो कोशिका सिकुड़ जाएगी, सिकुड़ने पर वो खत्म हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, और इस प्रकार से ऐसी कोशिका का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जबकि आपको पता है कि संपूर्ण शरीर का निर्माण सेल से ही हुआ है, और अगर संपूर्ण शरीर में उपस्थित सभी सेल्स डीजनरेट हो जाएं तो आप समझ सकते हैं कि जीवन का आधार ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए हक्सले ने जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है, क्योंकि बिना जीवद्रव्य के कोशिका बेकार है और बिना कोशिका के शरीर का निर्माण ही नहीं हो सकता है। इसलिए हमें यही जवाब लिखना होगा इस प्रश्न में, जब उसे पूछा जाए कि जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने और क्यों कहा है। तो याद रखिएगा, हम लोगों ने अभी इस वीडियो में इतना क्लियर किया है। कोशिका के भाग में पहला हमारा पिछला वीडियो था जिसमें पढ़ लिया था कोशिका भित्ति, हमारा दूसरा वीडियो बना कोशिका द्रव्य यानी जीवद्रव्य के ऊपर। तो ये 4 पॉइंट आपको याद करने हैं। 4 पॉइंट लिखने के बाद, शब्द के रूप में लिखने के बाद आप लिखेंगे कंपोजिशन यानी संगठन, ये हेडिंग के रूप में बना करके आप लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें आप लिखेंगे कि जीवद्रव्य के अंदर 90% जल, 9% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, लिपिड्स, एंजाइम, विटामिन और भी तमाम चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा इसमें 1% गैस जैसे कि O2 हो गया, CO2 हो गया, और भी तमाम गैसेस इसमें प्रेजेंट हो सकती है। बेसिकली जो है 2 गैस ही पाई जाती है। अच्छा, इतना लिखने के बाद हम लोगों को प्रश्न के रूप में बनाना होगा। प्रश्न हमारा बनेगा क्या कि जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने और क्यों कहा है, और जो भी मैंने बताया है उसको जवाब के रूप में आप लिखेंगे, तब जाकर के आपका एक टॉपिक क्लियर होगा। याद रखिएगा, साइटोप्लाज्म वाले टॉपिक के बाद हम लोग अगला टॉपिक स्टडी करेंगे केंद्रक। बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा, क्योंकि केंद्रक ही एक ऐसा चीज है जो पूरे सेल को कंट्रोल करता है। अगर सेल के अंदर केंद्रक ना हो, केंद्रक को निकाल दिया जाए तो ऐसी कोशिका बेकार है। याद रखिएगा, केंद्रक यानी सेल के अंदर एक छोटा सा राउंडेड स्ट्रक्चर होगा, बेहद इंपॉर्टेंट चीज होगा, जिसे हम केंद्रक कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे। ये सेल का कंट्रोल रूम कहलाता है। सेल को कंट्रोल करने वाला एक ऑर्गन सिस्टम है, एक सेल ऑर्गन है, कोशिकांग है। बेहद इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग इस टॉपिक को अगले वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।